नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। जो भी एग्जाम्स के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आता है, आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देखने के बाद में, पूरी की पूरी क्लास को देखने के बाद में 100% आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे पीसीए एक्ट, जो पीसी एक्ट है वो आता है। तो मैं सारे के सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पे समझा दूंगा। कंप्लीट आपकी तैयारी इसके अंदर करने से जो भी हमारा सीबीआई एपीपी का एग्जाम है उसमें भी काम आएगा, और आगे चल के अगर कोई अन्य एग्जाम के अंदर भी ये वाला सब्जेक्ट आता है तो 100% ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम की रहेगी। तो वीडियो पूरी की पूरी देखिएगा, और उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या रहेगी कि पीसी एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं तो आपको उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज अपने सीबीआई एपीपी के सॉल्व जरूर करने हैं। तो ये जो मैं आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन बताने वाला हूं, तो सीबीआई एपीपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अन्य कोई भी एग्जाम के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी फायदा होगा, वरना बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब 1988 को यानी ये कानून बना है, तो इस कानून का हमारा कोई नंबर भी होगा कि 1988 के अंदर बतेरे कानून पास हुए होंगे, तो ये वाला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का नाम का जो ये कानून है, ये कौन से नंबर पे था? 49th नंबर पे। ये बात को याद रखिएगा, 49th नंबर का ये अपना कानून है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कानून अपने आप में एनफोर्स्ड कब हुआ है? एनफोर्समेंट डेट है इसकी 9 सितंबर 1988, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, एक हमारा एक और कानून है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, वो भी सितंबर में ही लागू हुआ है। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट हमारा जो 2003 का कानून है वो कब किस दिन लागू हुआ था, वो भी मुझे एक बार एनफोर्समेंट डेट उसकी बताइएगा। साथ में कितने सेक्शन है? 31 सेक्शन है, 5 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हुआ है। तो अभी ये बेसिक बातें आपको आंखें बंद करके याद कर लेनी है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को आया था, 49th नंबर का ये कानून है, 31 सेक्शंस हैं, 5 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करा हुआ है, और 9 सितंबर 1988 को ये कानून अपना बनकर लागू हो गया था। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसकी अमेंडमेंट भी हुई है, मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 को एक बारी, मतलब इसमें अमेंडमेंट मेजर चेंजेस लाए गए थे। अब इसके अंदर जो ये करप्शन का ये जो मतलब अमेंडमेंट थी, इससे पहले भी ना मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि 1988 में तो ये कानून आया, तो भाई इससे पहले भी कोई कानून था क्या? जी हाँ, पीसी एक्ट 1947 का एक कानून पहले भी बना हुआ था। फिर उस कानून के अंदर ज्यादा कुछ हार्श चीजें नहीं थी, तो फिर क्या हुआ? संथानम कमेटी एक बनाई गई। संथानम कमेटी ने बोला कि यार एक ना तुम नया सा बढ़िया सा तुम पीसी एक्ट अपना बनके तैयार करो, और ये जो पुराना कानून है इसको रिप्लेस कर दो। तो जो ये अपना पीसी एक्ट 1947 का कानून था, और संथानम कमेटी अपनी बनाई गई थी, इन्होंने रिकमेंड करा था कि एक नया अपना 1988 का कानून बनाया जाए, और बनाया गया, और संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से पीसी एक्ट 1947 को रिमूव कर दिया। साथ में अपना जो सेक्शन हमारा 161 से लेकर 165 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, जो करप्शन के मामलों के रिगार्डिंग पनिशमेंट के बारे में बताते थे, इन्होंने ये भी बोला था कि यार आईपीसी में से ना हमारा 161 और से लेकर 165 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी के जो अपराध है इनको भी डिलीट कर दो, एक कानून बना दो बढ़िया सा। इसी में करप्शन के आप प्रोसीजर बताओ, इसी में करप्शन के रिगार्डिंग सजाएं बताओ, इसी में जो है कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन का पैसा ले रहा है, दे रहा है, एजेंट है, कंपनी है, और अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है, सारे अपराध पनिशमेंट प्रोसीजर के बारे में एक ही कानून बना के आप कंप्लीट इसका एक परफॉर्मा बना तैयार कर दो। तो हम तैयार कर दिया था। तो ये बेसिक बातें सबको याद हो गई हैं। दोबारा मेरे साथ रिपीट करिए, पीसी एक्ट 1988, 49th नंबर का ये एक्ट है, 31 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हुआ है, और एनफोर्समेंट डेट इसकी 9 सितंबर 1988 है। अब एनफोर्समेंट डेट आ गई है, तो यानी कि इससे पहले वाला भी कोई कानून था, हाँ, पीसी एक्ट 1947 का कानून था, इस कानून को रिप्लेस कर दिया केस संथानम कमेटी ने। साथ में सेक्शन आईपीसी के थे 161 165 कैपिटल ए, इनको भी रिमूव कर दिया था। और इस कानून का प्रियम्बल 2 शब्दों की बात करता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो पीसी एक्ट का हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या शब्द लिखे हुए हैं। ये पूरा कानून हमने कंसोलिडेट करके अमेंड करके तैयार करा है, दैट्स इट। कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये 2 शब्द का याद रखना आपको बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला है? सेक्शन 1 बस एक ही बात कहता है कि इस कानून का नाम क्या है। ये कानून पूरे के पूरे देश भर में लागू होता है, ऊपर से सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर भी लागू होता है, और ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाहर देश के बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है दुबई के अंदर हूं, इंडियन एम्बेसी के अंदर, दुबई में हमारी इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, मैं वहां पे काम करता हूं, और वहां बैठ के मैं इंडिया से बाहर बैठा हूं, बट इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा हूं, सिटीजन ऑफ इंडिया हूं मैं, और मैं वहां पे कुछ घपला करता हूं या करप्शन करता हूं, तो मेरे ऊपर पीसी एक्ट की धारा लगेगी? बिल्कुल लगेगी। पीसी एक्ट एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, दैट्स इट। यही मतलब है इसका, और कुछ नहीं है।
ठीक है। सेक्शन नंबर 2 हमारी इलेक्शन ये डेफिनेशन क्लॉज है, 5 तरह की डेफिनेशन बताई हुई है। पहले ऐसे याद कर लो, 2A में इलेक्शन, 2AA में प्रिस्क्राइब, 2B में पब्लिक ड्यूटी और 2C में पब्लिक सर्वेंट, 2D में अनड्यू एडवांटेज। ये 5 डेफिनेशन आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए। इलेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी इलेक्शन, एमपी का हो, एमएलए का हो, लोकल अथॉरिटी का हो, कोई भी तरह का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन हमारे कवर अप होंगे। ए में बता रखा है कि प्रिस्क्राइब, जो रूल्स प्रिस्क्राइब करे जाएंगे वो एप्लीकेबल होंगे, बात खत्म। 2B में बता रखा है पब्लिक ड्यूटी। क्या होता है भाई? पब्लिक ड्यूटी का मतलब वो ड्यूटी जो देश के लिए मैं कर रहा हूं, देश के हित में मैं कोई भी ड्यूटी कर रहा हूं, भले ही मैं सरकारी अफसर हूं या नहीं हूं, तो अगर मैं देश के हित में कोई भी ड्यूटी करता हूं तो वो पब्लिक ड्यूटी मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक आम आदमी हूं, एक नोटिफिकेशन निकाली लोकल अथॉरिटी मेरे एरिया के डीएम ऑफिस के अंदर कि भाई जो जो इलेक्शन होने वाले हैं और जो जो गली गली जाके लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, तो जो कोई व्यक्ति गली गली जाके डाटा इकट्ठा करना चाहता है तो भाई आ जाओ, हम उसको अपॉइंट कर लेंगे। तो मेरे को अपॉइंट कर लिया, 10 दिन का काम था। तो उस 10 दिन के अंदर मैं गली गली जाके लोगों के डाटा इकट्ठा करने लगा। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने की क्या उम्र है, मेल लोग कितने हैं, फीमेल लोग कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, तो क्या इससे देश के हित में ये काम हो रहा है? हाँ यार, देश में इलेक्शन हो रहा है और डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, तो देश के हित में होने वाले इलेक्शन, एमपी, एमएलए वगैरह वगैरह, तो उनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। तो क्या मैं उस दिन जो 10 दिन तक मैंने काम करा है, तो क्या मैंने पब्लिक ड्यूटी करी है? क्या बिल्कुल मैंने पब्लिक ड्यूटी करी है। तो मैंने क्या लिखा है? सोवर्जन कोई भी ड्यूटी करते हो, स्टेट की कोई भी ड्यूटी करते हो, बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे मैं आम आदमी, ठीक है, तो वो पब्लिक ड्यूटी मानी जाएगी। बट याद रखना, देश के हित में होनी चाहिए, स्टेट के हित में होनी चाहिए, बात करें। और ये जो सेक्शन 29 कैपिटल ए भी मैंने लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा जिक्र है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पीसी एक्ट के अंदर कोई भी रूल्स बनाना चाहती है तो बना सकती है, भाई कोई मना ही नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, तो बात खत्म। अब आ जाती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट। बट पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जो मैं बोल रहा हूँ भी बस उस पर ध्यान दो, बोर्ड पे क्या लिखा है उसको साइड रख दो अभी, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पे है, वो होगा पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल सही हो आप। पब्लिक सर्वेंट एक वो भी हो सकता है जो सरकार उसे पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, वो भी हो सकता है, जी हाँ। तो हमारे दिमाग में धारणा बस एक ही बनी हुई है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पे है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, जो कि सही है। लेकिन पीसी एक्ट की जो थिंकिंग है ना, वो थोड़ी ब्रॉड है, उन्होंने सभी लोगों को इंक्लूड कर दिया है। 12 तरह की कैटेगरी इसमें बताई हुई है, 12, ठीक है, ये ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, 10-10 और ये 2, 12 तरह की कैटेगरी है जो पब्लिक सर्वेंट को बताती है। सबसे पहली बात, ऊपर से नीचे हमेशा दिमाग लगा के रखना, लाइन से मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहली बात भाई, ऐसा व्यक्ति जो सरकार से सर्विस पे हो, सरकार से पे ले रहा हो, सरकार से रेम्युनरेशन ले रहा हो, वो सभी लोग अपना पब्लिक सर्वेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। बट एक एमसीक्यू आता है, पीवाईक्यूज में भी आप देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से कमीशन बेस पे काम करता है तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा? भाई देखो, सेक्शन नंबर 2C की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, वहां पे कमीशन नाम की बात नहीं करी हुई है, तो वो व्यक्ति को हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे? नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से सर्विस पे, सरकार के सर्विस पे हो, पे पर हो, रेम्युनरेशन पे हो, उस व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। दूसरे, अगर कोई व्यक्ति लोकल अथॉरिटी का हो, लोकल अथॉरिटी के अंदर काम करता हो, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डीडीए वगैरह होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। तीसरा, कॉर्पोरेशन यानी कि पीएसयू, यार ओएनजीसी, एलआईसी, ये सब सरकार की पीएसयूज कंपनीज है ना, तो इनमें कोई कामकाज करता होगा, वो अपने आप में पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। चौथा, ये बता रखा है कि अगर आप जज हो या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर काम करते हो, ठीक है, तो आप पब्लिक सर्वेंट माने जाओगे, बिल्कुल। पांचवी बात ये बता रखी है कि ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यार कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट नहीं करता, लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो वो लोग आम आदमी को ही तो करते हैं, वकीलों को ही तो करते हैं, आम आदमी को भी तो करते हैं कि जाओ इस व्यक्ति को संबंध दे के आओ जरा। तो जब संबंध देने का जो काम होगा वो देश के हित में, तो ये सारे काम हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, वो भी एज पर सेक्शन 2C। छठा पॉइंट ये बता रखा है कि अगर कोई आर्बिट्रेटर है उसको भी पब्लिक सर्वेंट बना दिया। सातवां, अगर कोई इलेक्शन ड्यूटी पे है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट। आठवां, अगर कोई अपना पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। पर याद रखना, पब्लिक ड्यूटी के अंदर ना, ये पब्लिक ड्यूटी का मतलब जैसे कि मैं अभी जो गली गली जाके अपना डाटा इकट्ठा कर रहा था, तो देश के हित में करने वाले जो भी ड्यूटीज व्यक्ति के द्वारा करी जा रही हैं, तो वो व्यक्ति भी अपने आप में एज पर सेक्शन 2C पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 9वीं बात ये बता रखी है कि अगर गवर्नमेंट एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। 10वीं ये बात बता रखी है कि अगर कोई भी अपना एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज होती हैं, यूपीएससी, एसएससी वगैरह वगैरह, जिसमें आप कामकाज करते हो, तो पब्लिक सर्वेंट।
11वीं ये बात बता रखी है यूनिवर्सिटी पर्सनल आप हो। 12वीं ये बात बता रखी है कि गवर्नमेंट एडेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, तो वो यूनिवर्सिटी पर्सनल में भी आ जाएगा। वाइस चांसलर, प्रोफेसर, आप सभी लोग किस पब्लिक सर्वेंट माने जाओगे एज पर सेक्शन 2C? बिल्कुल। अब मेरे सामने बोर्ड पे देखो, क्या यही बातें हैं? अब बेरेक पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये 12 लोगों की कैटेगरी बता दी है। टिप्स पे है, लाइन वाइज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, याद रखना। गवर्नमेंट अगर सर्विस, पे, रेम्युनरेशन, लोकल अथॉरिटी, डीडीए वगैरह, पीएसयू कॉर्पोरेशन, एलआईसी, ओएनजीसी, जज या एडजुडिकेटिंग मैजिस्ट्रेट, जज और भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। जहां मान लेते हैं कि मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑफिसर हूं, तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा? बिल्कुल। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है ना, तो भी इसमें आप कवर अप होंगे। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। आर्बिट्रेटर, इलेक्शन ड्यूटी पे हूं, पब्लिक ड्यूटी एक बात बताओ, जो एमपी एमएलए है, मान लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं हूं, या मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में हूं, ठीक है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या कर रहा हूं भाई? लोगों के लिए, देश के लिए कानून बना रहा हूं, मेरा काम ये है, हाँ ना, कानून बनाना, अच्छे से अच्छे कानून बनाना, देश के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में या अपना स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करे जाते हैं, चर्चा करे जाते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा काम है देश के लिए काम करना। मैंने क्या बताया? जो देश के लिए काम करता है वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, और जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो क्या एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट के तौर पे माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे, याद रखना। एक इसके रिगार्डिंग जजमेंट भी लिखा हुआ मैंने, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो आप आर्टिकल नंबर 105 अगर पढ़ते हो ना, आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे पब्लिक जो एमपी होता है ना, एमपी होता है, उनको ना एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि पार्लियामेंट में रहते हुए आपने कोई गाली गलौच भी दे दी या कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति एमपी के ऊपर वाइल कंडक्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एमपी के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कर सकता है, कोई डिफेमेशन का केस दर्ज नहीं कर सकता है। आर्टिकल 105 को लॉन्च करने का या लाने का यही एक दिमाग में सोच रही होगी कि अगर एमपीज को पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए भी सोचा जाएगा, तो ऐसे केस में तो वो अपने मन की बात इतना अच्छा तरीके से नहीं रख पाएगा, पेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस को इम्यूनिटी देनी चाहिए। बट सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में ये बोल दिया कि भाई अब अगर करप्शन कर रहा है ना यार एमपी, कि मैं पार्लियामेंट में तुम्हारी, अच्छा कोई मैं मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति जो है वो एमपी है, और मैं बी नाम का व्यक्ति हूं, मैं जो एमपी साहब को पैसे देता हूं, ठीक है, एमपी साहब यार मेरा मुद्दा जो है ना पार्लियामेंट में जरा छेड़ देना यार, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देता हूं। एमपी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुमने मेरे को पैसे दिए हैं, रिश्वत दी है, तो मैं तुम्हारे तौर पे पार्लियामेंट में बात छेड़ दूंगा, या इस बिल पे वोट मत करना, कुछ भी हो सकता है। तो आर्टिकल 105 में हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंटेरियन अगर कोई भी व्यक्ति होगा, तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जो भी कामकाज उनके द्वारा करा जाएगा, उस कामकाज के लिए इन्हें कोई भी तरह की सजा नहीं मिलेगी, कोई केस दर्ज नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो अब ये बात सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट में उठी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये गलत है, आर्टिकल 105 करप्शन के मामलों के अंदर लागू नहीं होता है। तो अगर कोई एमपी पैसे ले रहा है कोई बात रखने के लिए, या बिल पे वोटिंग ना करने के लिए, या वोटिंग करने के लिए, या चुप रहने के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ऐसे केस में एमपी के ऊपर अपना केस दर्ज होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा, दैट्स इट। ठीक है जी, ये बेसिक बात थी, मैंने आई होप आपको समझा दी होगी। अब हमने कितनी ड्यूटी पढ़ ली है? 8। 9वीं ड्यूटी क्या थी बताओ जरा? पब्लिक ड्यूटी पे है, ठीक है, और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी यूपीएससी एसएससी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पर्सनल वाइस चांसलर प्रोफेसर, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें हमारी पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगी। और एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 2D लास्ट डेफिनेशन, जो बात करता है क्या बात करता है? अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मतलब भाई रिश्वत, बस खत्म बात। और इसको अपना, ये तो हमारा सिंपल पर्सनल शब्द हो गया रिश्वत, लेकिन कानून इसको क्या बोलता है? ग्रेटिफिकेशन। भाई ग्रेटिफिकेशन का मतलब रिश्वत ही है कि भाई तुम अपनी सैलरी से, या जो सरकार तुम्हें मुआवजा देती है, बेनिफिट देती है, अलाउंसेस देती है, उसके अलावा तुम कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो ना भाई, वो रिश्वत है। यानी कि वो क्या है? अनड्यू एडवांटेज है, यानी कि वो ऐसा ग्रेटिफिकेशन है जो है जायज नहीं है, नाजायज पैसा है आपके पास। तो नाजायज पैसा इज इक्वल टू अनड्यू एडवांटेज, व्हिच मींस एनी फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन। तो लीगल रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि मैं सरकारी पद पे बैठा हुआ हूं, तो मुझे सरकार सैलरी देगी, मेरा फोन का बिल देगी, मेरा पेट्रोल का खर्चा देगी, ठीक है, मेरा चाय पानी का खर्चा देगी। तो ये सारी बातें मिलके मेरे को क्या बनाती है? लीगल रेम्युनरेशन। केवल सैलरी तक सीमित नहीं है यार, और भी जो अलाउंसेस मिल रहे हैं मुझे, वो सारे मेरे लीगल रेम्युनरेशन के अंदर आते हैं। अब इससे बाहर जाके अगर कोई भी पैसा मेरे को कोई दे रहा है ना, वो ग्रेटिफिकेशन है, दैट्स इट। ठीक है जी, सिंपल सी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन क्लॉज 2A इलेक्शन, A प्रिस्क्राइब, B पब्लिक ड्यूटी, C पब्लिक सर्वेंट, और D
अनड्यू एडवांटेज। याद हो गया सबको? आगे चलें, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि करप्शन के मामलों को डील करने के लिए कानून बनाया गया है। तो यार ये करप्शन के मामलों का जब मामला दर्ज होगा तो इसको डील कौन करेगा? एक स्पेशल जज, हाँ है ना, यानी कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, फिर एक स्पेशल जज साहब को अपॉइंट करा जाएगा, फिर स्पेशल जज क्या करेंगे, ये करप्शन के मामलों को डील करेंगे। तो ऐसे केस में स्पेशल जज को अपॉइंट भी तो कोई ना कोई व्यक्ति करेगा ना। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? या सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करप्शन के मामलों को डील करेगी, डील करने के लिए स्पेशल जज अपॉइंट करेगी, हाँ है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 बस यही बात बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल जज को करप्शन के मामलों को जो इस कानून के अंदर बताए हुए हैं इनको डील करने के लिए अपॉइंट करा जाएगा। प्लस इस कानून के अंदर जो अपराध बताए हुए हैं उनका अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई अबटमेंट कर रहा है, कोई अटेम्प्ट कर रहा है, उन मामलों को डील करने के लिए भी स्पेशल जज को अपॉइंट करा जाएगा। अब स्पेशल जज होगा तो होगा कौन? ये भी सेक्शन 3 बताता है कि भाई आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं नहीं, या तो एटलीस्ट वो सेशन जज होने चाहिए, या एडिशनल सेशन जज होने चाहिए, या असिस्टेंट सेशन जज होने चाहिए। बट एक बात तो ठीक है, चलो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज का जो कांसेप्ट है ना वो बीएनएसएस के अंदर रिमूव कर दिया है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि एक और तरह के जज की जो कैटेगरी थी उसको रिमूव करा गया है, मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी को रिमूव करा गया है, वो कौन सी कैटेगरी है बीएनएसएस के अंदर लागू हो जाने के बाद? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताओ। साथ में आगे चलते हैं, सेक्शन 4 क्या कह रहा है भाई? अब जज वगैरह अपॉइंट हो गए, जज काम क्या करेंगे? काम क्या करेंगे यार? जो सेक्शन 3 में ऑफेंसेस बताए हुए हैं, ठीक है, ऑफेंसेस ऑफ पीसीए प्लस उनका कॉन्स्पिरेसी, अबटमेंट, अटेम्प्ट, ठीक है, वो काम करेंगे। दूसरी बात, मान लेते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक जगह पे 2 स्पेशल जज को अपॉइंट कर दिया करप्शन के मामलों को डील करने के लिए, तो अब अगर करप्शन का मामला दर्ज होता है तो कौन से वाले जज के पास जाएगा? यार यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई 2 जज है तो इनको करो या इनसे ट्रायल कराओ या इनसे ट्रायल कराओ। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी बात ये आ जाती है कि अगर यहाँ पे सेशन जज जो है अगर केस को ट्राई कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो अपराध बताए हुए हैं, प्लस मान लेते करप्शन करते हुए किसी ने चाकू भी मार दिया या धक्का देके किसी की टांग भी तोड़ दी, तो ऐसे केस में एक तो एफआईआर जो दर्ज होगी वो तो पीसी एक्ट के अपराधों की होगी, प्लस हर्ट की हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट की हो सकती है, मर्डर की, मतलब अन्य आईपीसी की भी मामलों की हो सकती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पेशल जज पीसी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में जो अपॉइंट हुए हैं, तो क्या वो जज साहब जो है केवल पीसी एक्ट के मामलों को ट्राई करेंगे या मर्डर का भी ट्रायल देख सकते हैं? खुद ही देख सकते हैं भाई, कोई मनाही नहीं है। तो एक सिंगल ट्रायल में और भी जितने चार्जेस लगे हुए हैं वो सारे के सारे चार्जेस का ट्रायल खुद स्पेशल जज ही कंडक्ट करेंगे। केवल उनका दिमाग या उनके पास पावर पीसी एक्ट के अपराधों तक सीमित नहीं होती है। ये बात भी समझ में आ गई। और क्या बताया सेक्शन 4 में? सेक्शन 4 में यह भी बताया हुआ है कि अपने आप में जो ट्रायल कंडक्ट करा जाएगा वो ट्रायल मतलब कब तक हो जाना चाहिए भाई? 2 साल के अंदर। 2 साल तक, आपको यहां तक दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, 2 साल तक अपना ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। अगर 2 साल तक नहीं होता है तो यार 6 महीने का और एक्सटेंशन आप दे सकते हो, लेकिन जज साहब आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि 2 साल तक आपने ट्रायल कंक्लूड क्यों नहीं करा, रीजन दो, फिर आपको 6 महीने का एक्सटेंड और कर सकते हो। तो ये 6 महीने, फिर 6 महीने होगा तब ट्रायल नहीं हुआ तो फिर 6 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो रीजन रिकॉर्ड करके। तो 6 महीने करके टोटल 2 साल तक आपको अपना ट्रायल खत्म करना ही पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या कहा, ट्रायल कब तक खत्म होगा? 2 साल नहीं होता है प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने। तो अगर हम इनका कैलकुलेट करेंगे कितने बनते हैं? 4 साल। भैया 4 साल तो फाइनल डेडलाइन है, दैट्स इट। तो 6 महीने 1 साल हो गया, 2 साल और 2 + 2 4 साल तक, दैट्स इट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पीसी एक्ट के अंदर ट्रायल कब तक चलेगा? 2 साल। एक्सटेंड कर सकते हो? हाँ भाई, 6 महीने का एक्सटेंशन रीजन रिकॉर्ड करके। कब तक? 4 साल तक, ठीक है, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन 5 में बता रखा है कि भाई स्पेशल जज की पावर और प्रोसीजर क्या होगी। भाई वो पावर तो बहुत है भाई, ट्रायल चलाने की पावर है, वो तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद वो प्रोसीजर कौन सा चलाएंगे? ट्रायल चलाने को कोई ना कोई तो प्रोसीजर होगा। कितने तरह के प्रोसीजर होते हैं? एक होता है हमारा जो अपना कोर्ट ऑफ सेशन का अपना प्रोसीजर होता है, एक होता है वारंट ट्रायल का प्रोसीजर, एक होता है समन ट्रायल का प्रोसीजर, एक होता है समरी ट्रायल का प्रोसीजर। अभी ये 4 प्रोसीजर में से स्पेशल जज कौन सा करेंगे? वारंट ट्रायल का प्रोसीजर करेंगे इस्तेमाल और ट्रायल चलाएंगे, ठीक है। और एक बहुत यूनिक बात क्या है? डायरेक्ट कॉग्नियंस। जैसे कि आप एक बात बताओ, अगर हम बीएनएसएस पढ़ के चले, नॉर्मल बात करें, पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर पुलिस वाले चार्जशीट जमा करते हैं, फिर चार्जशीट के बाद ये चार्जशीट जमा करने के बाद मैजिस्ट्रेट अपना कॉग्नियंस लेते हैं। कॉग्नियंस लेते टाइम मैजिस्ट्रेट को लगता है अरे ये तो ऐसा केस है जिसका ट्रायल मेरे को बीएनएसएस ने अधिकार दिया हुआ ही नहीं है, चलो भैया इस केस को मैं क्या कर देता हूं, कॉमिट कर देता हूं सेशन जज के पास। सेशन जज के पास कॉमिट हो जाने के बाद फिर सेशन जज अपना आगे इंक्वायरी
करने के बाद ट्रायल चलाते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो यानी कि कॉमिट होता है, ये कॉमिटल प्रोसीडिंग्स होती है, कॉमिट होता है केस। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि भाई स्पेशल जज साहब के पास कोई कॉमिट वॉमिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और चार्जशीट जो है सीधा चार्जशीट किसके पास जाएगी, अपना सेशन स्पेशल जज के पास जाएगी, दैट्स इट। और एक छोटी सी बात ये आ जाती है, बस सेशन जज के पास जब आ जाता है केस कॉमिट हो गया तो सेशन जज का अपना ट्रायल का एक प्रोसीजर है, वो अपना चलाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है वारंट प्रोसीजर से या समन प्रोसीजर से या समरी ट्रायल के प्रोसीजर से, हाँ है ना। बट यहाँ पे एक यूनिक बात क्या बोली है कि भाई आप हो तो सेशन जज के लेवल के जज, स्पेशल जज हो, बट आप जो प्रोसीजर चलाओगे वारंट ट्रायल का प्रोसीजर जो एक मैजिस्ट्रेट चलाता है। तो यहाँ पे ड्यूअल बात आ गई है कि हूं मैं सेशन जज, नाम अपॉइंट कर दिया मेरे को स्पेशल जज के तौर पे, बट मैं जो ट्रायल का प्रोसीजर चलाऊंगा वो एज अ वारंट ट्रायल जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जाता है मैं वो चलाऊंगा। बस एक सिंपल सी बातें हैं, आप यूज टू हो जाओगे, बार बार इस चीज को रिवाइज करते रहोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे। अभी हमने बस एक सिंपल सी बात पढ़ी है कि जो प्रोसीजर है वो कौन सा चलेगा भाई, वारंट ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा। कहां से कहां तक बता रखा है, 261 से 273 चैप्टर 20 ऑफ बीएनएसएस के अंदर ये बात बताई हुई है, ठीक है। चैप्टर 20 है हमारा बीएनएसएस का, सेक्शन 285 से 288, आई गेस ये गलत लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर तो हमारा वो होता है ना, समन ट्रायल का प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक बार इसे करेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। आपके सामने थोड़ी सी गलती हो गई, ये वाली लिखते हुए किसी ने कर दी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्शन नंबर 261 से लेके 273 चैप्टर 20 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी यहाँ पे हमारे दिमाग में आ जाए। क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जो सेक्शन 6 के अंदर है 285 से 288, ये समन ट्रायल का प्रोसीजर होता है, समरी ट्रायल का प्रोसीजर होता है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करते हैं भाई जज साहब के पास जो स्पेशल जज है वो टेंडर देने की पावर भी है, बिल्कुल। पार्डन, टेंडर और पार्डन देने की पावर है, बिल्कुल। तो सेक्शन नंबर 245, 244, 245 ऑफ बीएनएसएस के अंदर ये पावर दी गई है, ठीक है। अरे पार्डन करना सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं ये लोग इन्वॉल्व है अपराध में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है। हालांकि एक बात बताओ, पुलिस करती है, कौन करता है करप्शन एक्ट के मामलों को इन्वेस्टिगेट, यार सीबीआई करती है। अब सीबीआई कैसे बनी है, मतलब सीबीआई किससे गवर्नड है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से सीबीआई एस्टेब्लिश्ड है। अगर आप चाहते हो वाले छोटा सा एक्ट है, 7 सेक्शंस है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसके रिगार्डिंग भी एक सेशन लाया जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। तो जो सीबीआई है वो पीसीए एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्हें लगा भाई ये 4 लोग इन्वॉल्व है, अब सीबीआई को कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा, क्या करे क्या करे क्या करे। सीबीआई ने कहा चल भाई तेरे को पकड़ लेते हैं, इसको एक ऑफर दिया कि तू ऐसा कर, जज साहब के सामने तो सच सच बता दे क्या तूने क्या करा था और बाकी साथियों ने क्या करा था, ठीक है। अगर तू बता देगा तो ये तीनों को तो सजा हो जाएगी, तेरे को हम माफी दिलवा देंगे, पार्डन दिलवा देंगे एज पर सेक्शन 245, 244 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, अगर ये सच सब कुछ बता देता है, सब बढ़िया चलता है तो इसको माफी मिल जाएगी, बाकी लोग अपना पीसी एक्ट के अंदर अपराध पनिशेबल मान लिए जाएंगे, दैट्स इट। तो सेक्शन 4 में और क्या बता रखा है, सेक्शन 5 में सॉरी, और क्या बताया हुआ है, एक तो ये बता दिया, एक ये हो गया, और जहां जहां बीएनएसएस एप्लीकेबल करना है वहां करेंगे, ठीक है। और सेक्शन नंबर 365 ऑफ बीएनएसएस, 521 ऑफ बीएनएसएस, ये कुछ भी नहीं कहता अगर मान लेते मैं स्पेशल जज हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा रिटायरमेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई, तो मेरे बाद जो मेरी चेयर पे बैठेगा और जो मेरे केसेस थे वो दूसरा जज जो सक्सेसर होगा वो ट्रायल चलाएगा, बात खत्म। आर्म फोर्सेज का अपना जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, कोई मनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट जो स्पेशल जज होंगे कोई भी दे सकते हैं, एनी दे सकते हैं, कोई भी, ठीक है। और ये है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, एक पास करा था पहले 1944 में, इस ऑर्डिनेंस के पास हो जाए, ये पास इसलिए करा था ताकि डीजे को ना 3 नई पावर दी जाए, कि डीजे को लगता है कि भाई डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, इनको एक 3 पावर दी गई थी कि उनको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी अटैच करवानी है तो ऐसा ऑर्डर पास करना है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस का मदद लेके। दूसरा जो अटैच प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट को कैसे करना है इसका डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल इस ऑर्डिनेंस के जरिए। तीसरा पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को फॉरफिट करना है, क्या ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं, बिल्कुल इस ऑर्डिनेंस के जरिए, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 5 में बस यही बता रखा है कि भाई कौन सा ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा, वारंट ट्रायल, रेयर कॉग्निजेंस होगा, ठीक है, और टेंडर ऑफ पार्डन होगा, बीएनएसएस जहां एप्लीकेबल होगा वहां करेंगे, एनी पनिशमेंट पास कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 लागू होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और ये अपना 565, 520, मेरे को नहीं लगता ये वाला एग्जाम में पूछेंगे ये चीज, बट स्टिल हमारे बेरेक में ये चीज लिखी हुई है तो हमें दिमाग में क्लैरिफाई करना जरूरी भी है। आगे चलते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 हमारी बात करता है कि भाई चलो यार, अब अगर मामला ऐसा है, छोटा मोटा मामला आया है, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर वारंट ट्रायल का चलाने की क्या जरूरत है यार, क्या समरी ट्रायल भी चला सकते हैं क्या? तो सेक्शन 6 कहता है हाँ भाई कोई मनाही नहीं है, आप जो है समरी ट्रायल चलाना चाहो तो चला सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट याद रखना
समरी ट्रायल चलाने की ना एक एलिजिबिलिटी है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के हर ट्रायल में आप जो है मतलब हर पीसी ऑफेंस के ट्रायल में आप समरी ट्रायल अपना चलाने लग जाओगे, नहीं नहीं नहीं। पहले आपको कुछ कंडीशंस एलिजिबिलिटी को क्रॉस करना पड़ेगा, एक बैरियर है, वो अगर फुलफिल कर लेते हो तो आ जाओ भाई समरी ट्रायल चला देंगे। तो वो बैरियर क्या है? अपराध जो सीबीआई लेके आई है वो पब्लिक सर्वेंट ने करा होना चाहिए। सेक्शन 3 के अंदर जो अपराध है वो वाला करा होना चाहिए। सेक्शन 3 में कोई अपराध बताया हुआ नहीं, बस एक लाइन लिखी हुई है कि ये सब अभी आगे बताए अपराध, तो ठीक है। सेक्शन 3 वाले अपराध होना चाहिए, प्लस कॉन्ट्रावेंशन जो है सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का करा होना चाहिए। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जो समरी ट्रायल का प्रोसीजर आप चला सकते हो स्पेशल जज भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, एम आई क्लियर? ये बात को याद रखना, मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर अपराध पब्लिक पीएस का मतलब पब्लिक सर्वेंट अपराध करा है सेक्शन 3 वाला, प्लस कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, ये मेरे हिसाब से यूपीएपीओ में आता है वाला जो कानून है ना, यूपीएपीओ के अंदर आता है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे एक बार बताना कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आता है या नहीं। तो इसका सेक्शन नंबर 12 का कंट्रावेंशन अगर पब्लिक सर्वेंट करता है, सेक्शन 3 का अपराध करता है, तो भैया समरी ट्रायल चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो। समरी ट्रायल का प्रोसीजर कहां दिया हुआ है? 285 से 288 ऑफ बीएनएसएस, जो मैंने पहले अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। और पनिशमेंट 1 साल की। बट याद रखना, आप अगर बीएनएसएस पढ़ चुके हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि यार समरी ट्रायल का जो पनिशमेंट का होता है वो 3 महीने तक की होती है। बट ये याद रखना, ये स्पेशल कानून है, स्पेशल जज अपॉइंट कर रहे हैं भाई और स्पेशल प्रोसीजर बना रहे हो, ठीक है। पनिशमेंट में खेल बदल नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो यहां पे बोला है कि समरी ट्रायल चलाते हुए जैसा पनिशमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं। कितनी? 1 साल की, 1 साल की। और बीएनएसएस में 3 महीने की होती है। मैंने ऐसे याद रखने के लिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि समरी ट्रायल अगर चला रहे हैं, जैसा आपको लगता है नहीं नहीं यार मामला तो बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें समरी ट्रायल की बजाय वारंट ट्रायल चलना चाहिए, तो कन्वर्ट कर सकते हो, कर लो यार, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। बट वारंट ट्रायल को समरी ट्रायल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात को याद रखना। और इसके बाद ये बोला है अपील के बारे में, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे 100% बन सकता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार बना देता हूं मैं, ठीक है। आया हुआ भी है पीवाईक्यू, सब चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि भाई अपील कब का फाइल नहीं कर सकते? अगर सजा जो है समरी ट्रायल चलाते हुए 1 महीना प्लस 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है तो इसकी अपील फाइल नहीं होगी। बाकी कोई भी मामला है उसकी अपील फाइल आप कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एपलेट कोर्ट क्या होना चाहिए? स्पेशल जज है, मैं स्पेशल जज हूँ पीसी एक्ट का, मैंने ट्रायल चलाया भाई, सजा सुना दी, मान लेते हैं 6 महीने की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मेरे इस आदेश की अपील हो सकती है, कहाँ होगी भाई? ऑब्वियस ही बात है, मैं सेशन जज का लेवल का व्यक्ति हूँ, जज हूँ, तो मेरे दिए गए आदेश की अपील कहाँ डल सकती है? हाई कोर्ट के अंदर। यही बात सेक्शन नंबर 27 भी इस एक्ट का पढ़ोगे ना, यही बात लिखी हुई है कि भाई अगर अपील फाइल करनी है, रिवीजन फाइल करनी है तो कहाँ करोगे? हाई कोर्ट में तो करेंगे। तो कभी कभी सेक्शन पूछ लेता है, कभी कभी हाई कोर्ट पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है। और कुछ भी नहीं इसके अंदर। और ये बोला है कि सेक्शन 6 क्लॉज 2 ओवरराइड करता है पीसी एक्ट को भी, बीएनएसएस को भी। ये अभी हमने पढ़ा है यार, हमने पीछे कहां पढ़ा कि पीसी एक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है जी स्पेशल जज जो अपना ट्रायल चलाएंगे वो अपना वारंट ट्रायल का प्रोसीजर करेंगे। लेकिन सेक्शन 6 क्या कहता है कि भाई समरी ट्रायल भी चलाना हो वो भी चला सकते हो। तो सेक्शन 6 क्लॉज 2 ओवरराइड कर रहा है ना पीसी एक्ट की लिखी हुई बातों को और बीएनएसएस की भी लिखी हुई बातों को। बीएनएसएस कहता है भाई 3 महीने की सजा, ये कहता है नहीं नहीं मैं तो 1 साल की सजा दूंगा। तो ओवरराइड कर रहा है ना लिखी हुई बातें कुछ कुछ, बिल्कुल, अगर करना चाहे तो कर सकता है। सेक्शन 7, तो ये एक पोर्शन होता है, हमने एक सीडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सेक्शन में 6 तक क्या पढ़ा हमने अभी तक, बता सकता है कोई मुझे? पीसी एक्ट जो है हमारा 49 नंबर का कानून है, 9 सितंबर को आया और 31 सेक्शन लेकर आया, ठीक है। और अपना 5 चैप्टर्स लेकर आया, 9 सितंबर को लागू हुआ था। संथानम कमेटी ने रिकमेंड करा, पीसी एक्ट 1947 के कानून को रिपील कर दिया। साथ में रिपील भी एक सेक्शन 161 से 165 कैपिटल या आईपीसी के अपराधों को भी हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। बस यही बातें हमने मोटी मोटी पढ़ी थी। उसके बाद सेक्शन 1 क्या था भाई, पूरे देश में लागू होगा, भले ही वो भारतीय सिटीजन इंडिया में रह रहा हो तो भी, बाहर रह रहा हो तो भी। सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशन क्लॉज रहा, इलेक्शन, प्रिस्क्राइब, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट, अनड्यू एडवांटेज। सेक्शन 6(3) ने हमें बताया कि ये जज कौन अपॉइंट करेगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या चीज करने के लिए जी भैया, इस अपराध के अंदर जो इस कानून के अंदर अपराध बताए उनको ट्राई करने के लिए, उनका कॉन्स्पिरेसी, उनका अबेटमेंट, उनका अटेम्प्ट, ठीक है। स्पेशल जज की एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन, सेशन जज हो, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज रिमूव कर दिया बीएनएसएस में। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा, क्या वो करेंगे क्या यार, ट्रायल चलाएंगे जो सेक्शन 3 में बताया हुआ है, साथ में और क्या करेंगे, इसके लिए हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि वो और क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं, गलती ना हो ना, ठीक है। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक से ज्यादा जगह पे अपॉइंट कर लेता है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना आगे। उसके बाद हमने कहा था कि वो जज
जो स्पेशल जज है वो अलग कोई भी चार्ज लगा उसका भी ट्रायल चला सकते हैं, और ट्रायल जो है हमारा 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का एक्सटेंशन 4 साल तक अपना चलेगा। सेक्शन 5 में हमने कहा कि पावर और प्रोसीजर क्या होती है स्पेशल जज के पास, कि वारंट ट्रायल चलाएंगे, वारंट ट्रायल के साथ साथ डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेंगे, डायरेक्ट कॉग्निजेंस के साथ साथ सेक्शन 5 में हमने और क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि वो टेंडर और पार्डन भी कर सकते हैं सेक्शन 344 345 और बीएनएसएस के अंदर। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि जहां जहां पे अगर हमारे को वो 521 एप्लीकेबल करना है वो भी रहेगा, बीएनएसएस जहां एप्लीकेबल होता है वो भी रहेगा, ठीक है, और जो पनिशमेंट देने की पावर आएगी तो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। और लास्ट बात हमने कही थी कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि पहले देख लो सेक्शन 5 भी यही बातें हैं सारी, ठीक है। सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर समरी ट्रायल चलाना है तो समरी ट्रायल चला सकते हो, समरी ट्रायल का प्रोसीजर 285 से लेकर 288 तक चलेगा। एंड उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था कि अगर कन्वर्ट करना है समरी ट्रायल को वारंट ट्रायल में कर सकते हैं, कर सकते हो। पनिशमेंट एक वो जो पास करेंगे अपनी 1 साल तक करेंगे, अपील कब नहीं फाइल करोगे 1 महीना 2000 रुपए जुर्माना, और सेक्शन 6 क्लॉज टू ओवरराइड इफेक्ट रखता है पीसी एक्ट एंड बीएनएसएस के ऊपर। क्या यही बातें हैं ना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ना सेक्शन नंबर 7 से लेके सेक्शन 16 तक अपराधों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से अपराध है, कब किसको कितनी सजा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अटेम्प्ट, कौन अबेटमेंट वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 7 से लेके 16 तक अपराधों के बारे में ही बात करी हुई है। बस ये एक पोर्शन है सेक्शन 7 से लेके 16 तक का जो आपको दिमाग लगाने वाला है, जिससे पेपर में आपके सवाल बनेंगे कि कब आप ऐसा करोगे या कौन करेगा तो कितनी सजा, तो इस सेक्शन में कितनी सजा, ये अपराध कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, बस यही बेसिक बात है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बनाया हुआ है। सेक्शन 7 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 7 कहता है पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई रिश्वत ली है, रिश्वत का मतलब अभी बताया था अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज का मतलब ऐसा ग्रेटिफिकेशन जो लीगल रेम्युनरेशन के अलावा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक वर्ड आता है, एग्जाम में कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है, आप पीवाई को सॉल्व करोगे तब कंफ्यूज होंगे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, ये वर्ड याद कर लो यार, पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, कि पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब करा गया है, रिश्वत दी गई है, तो सेक्शन 7 वाला अपराध बनता है। अब यहाँ पे गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, पब्लिक सर्वेंट की पकड़ी जाएगी कि तुमने रिश्वत ली है, चलो जेल में, ठीक है। तो सेक्शन 7 का अपराध करा, तो कैसे बनेगा ये, कैसे माना भाई, क्या बोलेंगे इसे, इसमें बोला है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है, अटेम्प्ट करता है कोई भी अनड्यू एडवांटेज को इस काम के लिए कि मैं अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिसऑनेस्टली करूंगा, इम्प्रॉपर तरीके से करूंगा, या मैं अपनी पब्लिक ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए मुझे रिश्वत दो। फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड बनवाने वाला एक अधिकारी हूं, मैं बैठा हूं अपनी चेयर पे, मैंने बोला मैं तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनाऊंगा, फिर उस व्यक्ति ने मेरे को ना 1000 रुपए दे दिए टेबल के नीचे से, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब बना देता हूं मैं तुम्हारा आधार कार्ड, अब बना देता हूं, पैन कार्ड अब बना देता हूं। तो यार मेरा काम है, पब्लिक ड्यूटी है मेरी, आधार कार्ड बनाना बंदे का, पैन कार्ड बनाना, तो मैं लोगों से पैसे ले रहा हूं इस चीज के लिए, तो ये तो क्या हुआ, रिश्वत हुई नहीं हुई, अनड्यू एडवांटेज हुई नहीं हुई। अपना प्रॉपर काम करने के लिए भी आप अगर रिश्वत ले रहे हो या इम्प्रॉपर तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से, वो सारी चीजें पब्लिक सर्वेंट आपने रिश्वत ली है, अनड्यू एडवांटेज लिया है, आपने ब्राइब ली है, यू आर लाइबल फॉर मिनिमम 3 साल की सजा से लेकर मैक्सिमम 7 साल एंड फाइन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप डिमांड भी कर रहे हो ना, वो भी अपराध है, मेरे को 10,000 रुपए लाओ, अपराध कर दिया मैंने। मैं अगर पब्लिक सर्वेंट के चेयर पे बैठा हूं कि भाई मेरे को 10,000 रुपए दोगे तो तुम्हारी फाइल पास करूंगा, मैंने इतना ही बोल दिया, इतनी ही डिमांड कर दिया, अपराध हो गया है। सेक्शन 7 के अंदर मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा एंड फाइन। बस एक सेक्शन 7A भी आता है कि अब बताओ जरा, कि मैंने बोला पान वाले को, जो मेरा दोस्त है पान वाला, तो पान वाले को बोला अरे मैं ना बंदे भेजूंगा तुम्हारे को, या बंदा तुमसे कोई इंक्वायरी करने आएगा ना, उसको पहले ही तुम रेट बता के रखना ताकि मेरे तक बात आए ना, मैं बोलूंगा कि ये फला फला पैसे हैं, पान वाले को दे देना, या पान वाले तुम ही पहले रेट बता देना उसे रिश्वत का। तो यानी कि मेरा वो एजेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि अच्छा अच्छा बाबूजी तुम्हारा मैं काम करा दूंगा, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, वो पब्लिक सर्वेंट को, सरकारी अफसर को पैसे देने होंगे ना, मैं पहुंचवा दूंगा, तुम्हारा फाइल पास करा दूंगा, तुम मुझे पैसे दे दो। तो जो व्यक्ति एजेंट बने घूम रहे हैं, अरे देखा होगा यार, बतेरे घूमते रहते हैं सरकारी ऑफिस में, अच्छा फाइल, ये वाली फाइल है निकलवानी है, चलो 10,000 रुपए लगेंगे, काम हो जाएगा, तुम्हारा घर पहुंच जाओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी फाइल, होता है ना ऐसे बहुत ज्यादा। तो जो एजेंट होते हैं, एजेंट लोग हो गए, टाउट्स जैसे बोलते हैं, टाउट्स, ठीक है, तो ये सब काम टाउट्स के द्वारा करे जा रहे हैं, तो भाई टाउट्स की भी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो 7A मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 7A एजेंट हो गए, टाउट्स हो गए कि भाई वो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं ताकि पब्लिक सर्वेंट को करप्शन में डाला जा सके, या इलीगल तरीके से काम करवाने के लिए, या पर्सनल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे, वो तो हमारे चाची का लड़का है, मौसी का लड़का है, हाँ वो काम करवा देगा, तुम्हारा अपनी बच्चा है वो, ठीक है। पर्सनल इन्फ्लुएंस याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस वाला अपराध कौन से सेक्शन के अंदर आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
पर्सनल इन्फ्लुएंस, तो इसमें मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल एंड फाइन, दैट्स इट। 7A। अब पब्लिक सर्वेंट की गर्दन पकड़ ली हमने, टाउट्स की पकड़ ली, अब बचा कौन यार? अब जो रिश्वत दे रहा है, हाँ है ना, मैंने तो मांगे, मैं पब्लिक सर्वेंट की चेयर पे बैठा हूं, 10,000 रुपए लगेंगे, तो मेरा मांगना तो मैं तो 7 में चला गया, मेरा एजेंट मांग रहा है 7A में चला गया। अब जो व्यक्ति दे रहा है रिश्वत यार, वो भी तो अपराधी है ना, तो उसको सेक्शन 8 में पकड़ लेंगे। सेक्शन 8 में लिखा है कि भाई आप अगर दे रहे हो या पैसे दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो या वादा भी करते हो रिश्वत देने का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी तरीके से, तो भाई आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोले भाई साहब, पुलिस वालों के आगे वो बोले भाई साहब मैंने रिश्वत इसलिए दी थी क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ने मुझे मजबूर करा था, या फिर रिश्वत मैंने जो दी है वो मजबूरी में दी है, मेरे को मजबूर करा गया था, प्लस 7 दिन के अंदर अंदर मैंने पुलिस वालों को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को खबर भी कर दी थी, या जाल बिछाया था सीबीआई ने पब्लिक सर्वेंट को रंगे हाथे पकड़ने के लिए, तो तब मैंने रिश्वत जाल बिछाने के लिए या रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने रिश्वत दी थी। तो सेक्शन 8 में आपके पास 3 एग्जम्पशन है। पहला, आपको कंपेल करा। दूसरा, आपको कंपेल जब करा गया था और रिश्वत आपने जब दी है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया। तीसरा, ट्रैप, ऑन द स्पॉट ट्रैप बिछाया ताकि रंगे हाथे पकड़ा जाए, इसलिए आपने रिश्वत दी है। तो सेक्शन 8 की 3 एक्सेप्शन है, याद रखना, मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। और सजा कितनी है? 7 साल और फाइन और बोथ। यहां पे सीधा 7 साल है या फाइन है या बोथ है, बट यहां पे हर जगह ना एंड है, एंड फाइन, मतलब जेल तो जाएगा ही जाएगा, पब्लिक सर्वेंट भी या एजेंट भी। लेकिन अगर जो व्यक्ति दे रहा है या प्रॉमिस कर रहा है उसके लिए 7 ईयर्स और फाइन और बोथ है। ठीक है, ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, अब ये ना कंफ्यूजन वाली बात आती है। ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 8 में है, पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड सेक्शन 7 में। ये लैंग्वेज में हम फंसते हैं, याद रखना, एग्जाम में आप फंसोगे, तो इससे बेहतर है भाई ना फंसो तो पहले याद ही कर लो इसको। ठीक है, तो देते हो, प्रॉमिस करते हो अंडू एडवांटेज पब्लिक सर्वेंट को, तो बेटा आप गए। ठीक है, और सेक्शन 8 में एक छोटी सी बात ये भी लिखी है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी वादा करती है, कंपनी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं, कंपनी है। अगर कंपनी वादा करती है हाँ फाइल पास करा दो हमारी कंपनी की यार, हम आपको रिश्वत पहुंचा देंगे, तो वो कंपनी भी फाइन के लिए लायबल है। ये बात लिखी हुई है, हालांकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9, बट फिर भी यार 8 में इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है तो हमें थोड़ी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात या नहीं? चलो, मैंने 3 एक्सेप्शन बताई थी भाई। मजबूर करा गया, मजबूर के साथ साथ आपने 7 दिन के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया, और ऑन द स्पॉट पकड़ने के लिए ट्रैप था, तो आपके ऊपर ये 7 साल की सजा और फाइन और बहुत नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये नहीं है तीनों में से कोई भी चीज, सीधा आपने वादा करा या दिया अनड्यू एडवांटेज पब्लिक सर्वेंट को, तो 7 साल और फाइन और बहुत, याद रखना। अब एक और सेक्शन आता है इसके अंदर, सेक्शन नंबर 9, जो बात करता है पब्लिक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर कंपनी रिश्वत देती है, कंपनी का एक बंदा, कंपनी का अंदर कोई एम्प्लॉय रिश्वतें दे रहा है, तो पूरी कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाएगा, पूरी कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन कंपनी के पास एक एग्जम्पशन है, एक एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन बोलो, एग्जम्पशन बोलो, कि अगर कंपनी ये बात प्रूव कर देती है कि भाई जैसा हमारे एम्प्लॉय ने, हमारे बंदे ने पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी है, जैसे ही हमें पता लगा ना, हमने तो भाई एडवोकेट प्रोसीजर जो होता है हमने उसका पालन करा, हमने उसकी सैलरी काट ली, हमने उसको नोटिस पीरियड पे रख दिया, हमने उसका डिमोशन कर दिया, हमने उसे जॉब से निकाल दिया, जो एडवोकेट प्रोसीजर हो सकता था हमने तो वो करा है जैसा, तो हमारी कंपनी के ऊपर फाइन ना लगाइए। अगर ये बात कंपनी साबित कर देती तो कंपनी बच जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 में केवल फाइन की सजा है कंपनी के ऊपर। अब एक सेक्शन नंबर 10 आ जाता है। अब यार एक बात बताओ, कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं वही अगर मेली भगत करे, मान लेते हैं मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, या सेक्रेटरी हूं, या मैनेजर हूं, या एनी अदर ऑफिसर हूं, मैंने खुद कंसेंट दी थी अपने एम्प्लॉय को, जाओ रिश्वत दे के आओ, या मैंने भी मेली भगत करी हुई, अरे रिश्वत दे दो यार पब्लिक सर्वेंट को, हमारी कंपनी का काम हो जाएगा, मेरी कन्विंस मतलब मेली भगत मेरी भी है रिश्वत देने में पब्लिक सर्वेंट को, या मैंने कुछ निगलेक्ट करा उस वजह से रिश्वत दी गई है, जानबूझ के मैंने निगलेक्ट करा कि मैं इग्नोर करता हूं, दिया पीछे से रास्ते से आप अपना रिश्वत दे दो, तो सेक्शन 10 के अंदर ये भी बात बता रखी है। तो उस केस में मिनिमम यहाँ पे जो सजा है आपकी 3 साल से लेके मैक्सिमम 7 साल एंड फाइन। तो जो कंपनी के ऑफिसर उनके ऊपर 3 साल और 7 साल एंड फाइन, और जो कंपनी है उसके ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा वो सेक्शन 9 के अंदर लगाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हमने किन किन लोगों को पकड़ लिया? सेक्शन 7 में हमने पब्लिक सर्वेंट को पकड़ लिया, 7A में एजेंट को पकड़ लिया, सेक्शन 8 में जो बंदा दे रहा है रिश्वत उसको पकड़ लिया, सेक्शन 9 में कंपनी को, सेक्शन 10 में कंपनी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको। अब सेक्शन 11 में बचा क्या? अब कुछ भी नहीं बचा। एक चीज बची है क्या? सेक्शन 11 में बोला है कि मान लेते हैं ये एक पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट के एक फाइल आती है तो ये सिग्नेचर करता है, तो ये फाइल आगे जाके अप्रूव मानी जाती है, हाँ है ना, ये प्रोजेक्ट फाइल है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट, हाँ है ना। अब ए नाम का व्यक्ति क्या करता है? ए नाम का व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देता है कि भाई साहब इस पे साइन कर दो,
और ये अप्रूव फाइल मानी जाएगी। अब ए नाम के व्यक्ति को एक फाइल पे सिग्नेचर करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को एक फाइल पे सिग्नेचर करने के लिए ए नाम के व्यक्ति ने रिश्वत दी है। पब्लिक सर्वेंट बदले में ए नाम के व्यक्ति को कुछ दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा भाई, वो फाइल पास करके आगे फाइल पहुंचवा दी, बात खत्म। तो पब्लिक सर्वेंट को ने बदले में कुछ दिया नहीं। तो अगर पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत मिलती है विदाउट कंसिडरेशन और ये फाइल पास होने से ए नाम के व्यक्ति का इंटरेस्ट है, फायदा है वगैरह वगैरह, तो ये जो अपराध पब्लिक सर्वेंट ने करा है ना, ये सेक्शन 11 के अंदर आएगा कि अगर पब्लिक सर्वेंट आप रिश्वत लेते हो विदाउट कंसिडरेशन और जिससे रिश्वत लेते हो उस व्यक्ति का अपना पर आपके बिजनेस में, आपके ट्रांजैक्शन में, आपके फाइल पास करने में इंटरेस्ट है, तो सेक्शन 11 में आपके द्वारा अपराध करा है। मिनिमम 6 महीने की सजा है इसमें, मैक्सिमम कितनी है? 5 साल तक की होगी। हाँ, मिनिमम 6 महीने, 5 साल एंड फाइन। तो मैंने क्या बोला? ब्राइब करते हो विदाउट कंसिडरेशन, भाई इंटरेस्ट है अदर पर्सन का, तो पब्लिक सर्वेंट के ट्रांजैक्शन बिजनेस में तो 6 महीने की सजा से लेके मैक्सिमम 7 साल की सजा एंड फाइन, बात खत्म। ठीक है, ब्राइब टू पब्लिक सर्वेंट, और जो बंदा दे रहा है वो तो अपना कौन से सेक्शन में जाएगा? 8 में, याद रखना। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ठीक है। अब कोई अबेट करता है अपराध करने के लिए, तो अबेटमेंट भी अपने आप में सेक्शन 12 के अंदर बता रखा है, सेक्शन मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा एंड फाइन। ठीक है, और अपराध नहीं होता है तो एक बात बताओ, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर अबेटमेंट करना, हमारा अबेटमेंट का बीएनएस के अंदर कौन से सेक्शन तक हमें बताया हुआ है? रिवीजन कराई थी तुम लोगों को मैंने बीएनएस की 3-4 क्लासेस में 40 से 45 टॉपिक रिवाइज कराए थे। अब आपने वो भी नहीं लिया तो गलत बात है भाई, नुकसान अपना कर रहे हो। सेक्शन नंबर 45 से लेके 60 में बताया हुआ है, और इसका आप अगर सेक्शन नंबर, ये बीएनएस के सेक्शन बता रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर एक सेक्शन आता है 55, एक सेक्शन आता है 56। ये बात करता है कि आपने एक ऐसे अपराध को अपेट करने के लिए करा जिसमें सजा जो है डेथ सेंटेंस या एलआई मिल सकती है, तो मिनिमम 7 साल की सजा एंड फाइन। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे अपराध को अबेट करने के लिए उकसाते हो सामने वाले व्यक्ति को जिसमें सजा जो है इंप्रिजमेंट की मिल सकती है, जो कि हमारे इस केस में एप्लीकेबल होता है। सजा ही तो मिल रही है, लाइफ इंप्रिजमेंट, डेथ की तो कोई सजा है नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में मिनिमम सजा मैक्सिमम सजा की 1/4 मिलती है। तो अगर आपने अबेट करा और अपराध किसी व्यक्ति ने नहीं करा तो तब भी आप अबेटमेंट के लिए ये वाले सेक्शन 56 के लिए लायबल होंगे, बीएनएस, याद रखना। ठीक है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो एक बार सेक्शन 56 को बीएनएस को पढ़ लेना। तब भी नहीं आता है तो मैंने रिवीजन क्लास यूट्यूब पे इसी चैनल पे एसएलजी लॉ क्लासेस में कराई थी, वो देख लेना, तब तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से अपराध, अब क्या हो सकता है, अब कौन सा अपराध होगा? मान लेते हैं मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरे पास लोगों की संपत्तियां पड़ी हुई हैं, या लोगों का कैश पड़ा हुआ है, या लोगों की प्रॉपर्टी मेरे पास रखी हुई है। मेरे पास कैसे हो सकती है? मेरे को लगा यार कोई जालसाजी कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी मैंने अटैच करके रखी हुई है, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में मैंने बताया था। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैंने वो क्या करा, अपनी वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, या किसी की कैश था वो मैंने अपने यूज में कर लिया। तो एक बात बताओ, मैं पब्लिक सर्वेंट होने के नाते क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा हूं? नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा हूं। या दूसरे की प्रॉपर्टी जो कानूनी रूप से मैंने अटैच करी वो अपने नाम करा ली मैंने, गलत है ये, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो इसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन 13 में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सजा मिनिमम 4 साल से लेकर 10 साल एंड फाइन होगा। कि आप जो है इसको सेक्शन 13 को 17 के साथ भी पढ़ते हैं, 23 के साथ भी पढ़ते हैं। 13 में बोला हुआ है कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मिनिमम एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑर्डर लगेगा। सेक्शन नंबर 23 हमें बताता है कि अगर आप सेक्शन 13 का अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, तो कब से कब तक क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ है ये बताने की जरूरत, कितना मिसकंडक्ट हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। बस 1 साल तक के अंदर जितनी क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, बस इतना बता देना। हर एक ट्रांजैक्शन की बताने की जरूरत नहीं है, आज भी करा था, कल भी करा था, परसों भी करा था, 2 बजे भी करा था, 7, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस 1 साल में कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इतना बताने की जरूरत है। ये सेक्शन 23 बताता है, इसलिए सेक्शन 13 को 17 के साथ भी पढ़ते हैं, 23 के साथ भी पढ़ते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, यानी कि मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, इलिसिट एनरिचमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो ऐसे केस में प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर पब्लिक सर्वेंट के पास से अनड्यू एडवांटेज पाया जाता है, जो उसका लॉफुल इनकम है उसके अदर देन, जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, हाँ है ना, उसमें अनिल कपूर जी सीएम से एक सवाल पूछता है कि भाई आपकी सैलरी जो है 20-25 हजार रुपए है महीने की, ठीक है, तो आपकी मोटा मोटा आमदनी जो है अभी तक जितना भी कार्य का आपकी उम्र के हिसाब से आपकी 2-3 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये 500 करोड़ रुपए क्या है? हमारे अनड्यू एडवांटेज है, अदर देन लॉफुल इनकम है।
जब आप साबित नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केस में आपके पास आपने गलत तरीके से ही प्रॉपर्टियां पैसा बना कमाया है मिस अप्रोप्रिएशन करके, तो आपके द्वारा सेक्शन 13 में अपराध करा है, तो आप मिनिमम 4 साल की सजा, मैक्सिमम 10 साल की सजा एंड फाइन, दैट्स इट। तो जस्ट आप प्रिज्यूम कर लेंगे कि भाई आपने अपराध करा है। अब रिवर्स बटन लग जाता है, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि इसको प्रूव करना जैसा मैं तो इनोसेंट हूं वगैरह वगैरह। एम आई क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 कहता है कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो पब्लिक सर्वेंट है भाई, रोज रिश्वत लेता है, रोज खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैबिचुअल ऑफेंडर। जिसको कोर्ट ने सजा भी सुना दी थी तब भी बाहर आया सजा काट के फिर रिश्वत देने लगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोले, मिनिमम 5 साल की सजा एंड फाइन, सेक्शन 14। सेक्शन 15 क्या कहता है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट का तो मिनिमम 2 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल एंड फाइन। सेक्शन 16 कहता है कि जो कोर्ट फाइन लगाएगा तो भाई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगाएगा कि कितने रुपए की वैल्यू का रिश्वत खोरी करी गई है, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए फिर अपना जज साहब जो है फाइन का अमाउंट डिसाइड करेंगे, बात खत्म, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टेज भी हमारी आ गई। अच्छा, अब यहां तक हमने क्या पढ़ा है, कोई रिवाइज करके मुझे बता सकता है? देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ट्राई कर लेते हैं, कुछ बीच में हमारे को याद नहीं आएगा तो हम पीछे स्लाइड को कर देंगे। हमने क्या कहा था कि जो अपना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का कानून है, 49 नंबर का कानून है, और 31 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 31 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स हैं, और ठीक है, और केस संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, और पीसी एक्ट 1947 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, और सेक्शन 161 165 कैपिटल ए हमारा जो आईपीसी के कानून थे करप्शन के रिगार्डिंग वो हमने डिलीट कर दिए थे। इसके बाद सेक्शन 1 क्या कहता है कि ये कानून हमारा पूरे देश में लागू होगा। सेक्शन 2 हमारी डेफिनेशन क्लॉज कहता है इलेक्शन, ये मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जितना ज्यादा बार आप सुनोगे ना, मतलब ये क्लास में चाहता हूँ करने के बाद आप सीधा एमसीक्यू लगाओ, खुद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद रखना, मैं इसीलिए आपके लिए इनिशिएटिव लेकर आया हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन कौन कौन सी है, इलेक्शन, प्रिस्क्राइब, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट, अनड्यू एडवांटेज। सेक्शन 3 कहता है कि स्पेशल जज को अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और पीसी एक्ट के अपराधों को ट्राई करने के लिए उनका अबेटमेंट, उनका कॉन्स्पिरेसी, उनका अटेम्प्ट, ठीक है, और क्वालिफिकेशन सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज रिमूव हो गया है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि वो ट्रायल कंडक्ट करेंगे पीसी एक्ट के अपराधों को के ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, और अगर एक जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक से ज्यादा स्पेशल जज अपॉइंट कर लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कौन सा जज ट्राई करेगा, ठीक है, और अपना जो ट्रायल है वो 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने का एक्सटेंशन, मैक्सिमम 4 साल तक आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो वो जज हैं वो ट्रायल जो चलाएंगे वो पीसी एक्ट के साथ साथ और भी सिंगल ट्रायल में जो चार्ज लगे हुए हैं उनका भी ट्रायल चला सकते हैं। सेक्शन 5 पावर प्रोसीजर की बात करता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस, वारंट का प्रोसीजर, ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन जहां भी एनएसएस एप्लीकेबल होगा वो होगा, पनिशमेंट वो जो है पास एनी कर सकते हैं, और 521 या 365 एप्लीकेबल जहां होना है वो भी होगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 6 क्या कहता है, समरी ट्रायल का प्रोसीजर, ठीक है, चलाया जाएगा कब, अगर पब्लिक सर्वेंट ने अपराध करा, सेक्शन 3 वाले अपराध करा, सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमिटीज का अपना कॉन्ट्रवेंशन करा है। तो इतनी बात आपको भी याद होनी चाहिए, मेरे साथ साथ आपको बोलना है, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, समझ में आ रही मेरी बात, इसलिए मैं करा रहा हूं ये चीज। चलो और क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 6 के अंदर, समरी ट्रायल का प्रोसीजर सेक्शन 285 से लेकर 288 तक, ठीक है, और अपना पनिशमेंट वो 1 साल की देंगे, ठीक है, और कन्वर्ट भी कर सकते हैं ट्रायल को, और अपील फाइल नहीं कर सकते हो कब, 1 महीने की और 2000 रुपए जुर्माना की, और सेक्शन 6 क्लॉज 2 ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। सेक्शन 7 में हमने क्या बात करी है, पब्लिक सर्वेंट की गर्दन पकड़ेंगे, ठीक है, अगर वो अटेम्प्ट ऑब्टेन्ड या एक्सेप्ट करते हैं, अनड्यू एडवांटेज मिनिमम 3 साल और से लेकर 7 साल एंड फाइन। सेक्शन 7A में एजेंट की गर्दन पकड़ेंगे, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल एंड फाइन। सेक्शन 8 में आम आदमी जो पैसे दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, ठीक है, उसकी गर्दन पकड़ेंगे, उसके सजा है मिनिमम 7 साल और फाइन और बहुत, लेकिन उसको एक्सेप्शन क्या है कि भाई इसको छोड़ देंगे, चल बच्चा अपनी जिंदगी जियो, कब, अगर वो एक्सेप्शन 3 में से कोई भी फॉल कर, मेरे को कंपेल करा था पब्लिक सर्वेंट ने, या मुझे कंपेल करा, मैं 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दिया, या ट्रैप बिछाया था इसलिए मैंने मदद करी ऑन द स्पॉट, या रेड हैंडेड वाला जो ट्रैप होता है, ठीक है। सेक्शन 9 बात करता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अगर कर रही है तो भाई कंपनी की भी हम गर्दन पकड़ेंगे, पूरा फाइन लगा देंगे, ठीक है, लेकिन अगर कंपनी का एक्सेप्शन क्या है कि हमारे को जैसे ही पता लगा हमारे एम्प्लॉय ने ऐसा काम करा, हमने तो एडवोकेट प्रोसीजर करा, तो ठीक है, कंपनी को हम बख्श देंगे। सेक्शन 10 कंपनी के ऑफिसर, मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल एंड फाइन, ठीक है। सेक्शन 11 में कि अगर किसी का इंटरेस्ट है तो मिनिमम 6 महीने से लेकर 5 साल एंड फाइन। सेक्शन 12 अबेटमेंट, मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल एंड फाइन।
ठीक है, सेक्शन 13 में क्रिमिनल मिस कंडक्ट करा जाता है तो मिनिमम 4 साल से लेकर 10 साल एंड फाइन, और सेक्शन 14 में हैबिचुअल ऑफेंडर मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल एंड फाइन। सेक्शन 15 हमारी अटेम्प्ट के बारे में बात करता है, मिनिमम 2 साल से लेकर 5 साल एंड फाइन, और 16 में तुम्हारा फाइन है। दैट्स इट, समझ में आ गया? तो ये हमारा दूसरा पड़ाव भी पूरा हो चुका है। तीसरा पड़ाव और लास्ट पड़ाव आप इसको सोच सकते हो, सेक्शन नंबर 17 से हमारा जो है ना एक प्रोसीजर की बात करा जाता है। यार इन्वेस्टिगेशन, पहले एक बात बताओ, आरोप लगता है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए नाम का व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 2C के अंदर बता रखी है भैया इसने क्या करा है, अनड्यू एडवांटेज लिया है, यानी कि रिश्वत ली है, ऐसा आरोप लगा है। अब आरोप लगा, एक मैं केस भी बताना चाहूं आपको, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है, आपकी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो मैं सुप्रीम कोर्ट हूं और हाई कोर्ट को भी मैं पावर दे रहा हूं कि जब कोर्ट इन दोनों में से किसी भी कोर्ट को लगता है कि सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन फला केस में करी जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जाओ बेटा सीबीआई इस पर्टिकुलर केस की आप इन्वेस्टिगेशन करिए। याद रखना, क्या ये बात समझ में आ गई ना? तो ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो मुद्दे की बात करते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो ए नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए कि भाई तुमने रिश्वत ली है, तब ए नाम के व्यक्ति के जो आरोप लगाए तो भाई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, तो इन्वेस्टिगेशन करोगे, सीधा जो है आप ट्रायल थोड़ी ना शुरू कर दोगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो इन्वेस्टिगेशन करने और ये पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर कोई रिश्वतखोरी करी जाती है ऐसा आरोप लगता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या कोई प्रोसीजर भी है क्या? बिल्कुल। क्या प्रोसीजर सेक्शन 17 बताता है, सैंक्शन भी लेना पड़ता है प्रोसिक्यूशन का, उसके लिए सेक्शन 19 बताता है। ठीक है, एक सेक्शन 17A भी बताया हुआ है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है अभी बात करेंगे। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। केस चलाना है अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो उसके लिए हमें क्या बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, बस वो ही बात बता रखी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 17 क्या कहता है भाई, अगर सीबीआई को पीसीआई के अंदर, सीबीआई में वर्ड यूज कर रहा हूं बट सीबीआई इस कानून में कहीं भी वर्ड यूज नहीं करा हुआ है, तो अब इतना आप कॉम्पिटेंट हो गए होंगे कि अगर आपने सीबीसी कानून पढ़ लिया, ये अपना डीएसपी कानून पढ़ लिया दिल्ली स्पेशल पुलिस वाला, अब ये पीसी एक्ट पढ़ रहे हो, तो इतना दिमाग आपका खुल चुका होगा कि हाँ भाई सारी कहानी घूम फिर के सीबीआई के ऊपर आ रही है। ठीक है, ईडी की भी बात आती है, अगर आप सीबीसी का सेक्शन में 25 बात करते हो तो वहां पे ईडी ऑफिसर को भी अपॉइंट कैसे करे, डायरेक्टर को, तो बात करी हुई है। ठीक है, कमिटी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपॉइंट करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब ये मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 17 बात कर रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने भाई रिश्वतखोरी करी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, भाई क्या है प्रोसीजर बताओ। सीधी सी बात है, पहले आपको मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट साहब देखो भाई हमारे एक बंदे ने आरोप करा है, आरोप लगाया एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कि उसने रिश्वतखोरी करी है, तो हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप ऑर्डर पास कर दीजिए, बात खत्म। हमें इसे अरेस्ट करना है, ऑर्डर पास कर दीजिए, बात खत्म। तो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर आप एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर ब्राइबिंग वाला मामला इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं कर सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, और एक बारी मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर ग्रांट कर दिया कि जाओ पुत्र तुम जाके पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, तो करेगा कौन? तो यहां पे बताया कि भाई अगर सीबीआई है तो सीबीआई का डायरेक्टर करेगा, और डायरेक्टर कौन से लेवल का होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। ये आपको ये जो बात है ना, ये आपको डीएसपी जो कानून है 1946 का वो सिखाता है कि जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो पावर कितनी होल्ड करके रखता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, आईजीपी वाली पावर रखता है। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां का एसीपी करेगा, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया तो वहां का डीएसपी करेगा। लेकिन अगर सीबीआई नहीं है तो की बात है। एग्जाम में ना क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम लेवल का ऑफिसर कौन होता है जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर पाने के बाद करप्शन के मामले की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कर सकता है, तो डीएसपी। मिनिमम तो यही हो गया, मैक्सिमम डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर नहीं तो आईजीपी हो गया। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में टिक आएगा वो टिक करके आना है, आपको याद रखना, अगर सीबीआई या डीएसपी की बात है तो। ठीक है, ये सब बातें हैं, बार बार पढ़ने के बाद आपको याद तभी होंगी, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। अब इस सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड करा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो डायरेक्टर जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस के लेवल का होता है, इसको ऑथराइज कर सकती है फला इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट करने के लिए बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है डायरेक्टर को, बचाओ तुम इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अब एक याद होगा, हमने सेक्शन नंबर भी 13 पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, सेक्शन 13 हम सेक्शन नंबर 17 के साथ पढ़ते हैं, बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज नंबर 1 का सब क्लॉज बी, जो कि हमारा इलिसिट एनरिचमेंट के बारे में बात करता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑथराइज कर दिया, तो भाई मिनिमम एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑर्डर
लेना मैंडेटरी है, बात खत्म। इनका ऑर्डर लेना मैंडेटरी है। सोच रहे हो एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर केस दर्ज करना है तो भाई कितना बैरियर है। या तो पहले मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले हो, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करा हो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तब होगा। और अगर इस वाला है तो भाई ये सब काम करने के बाद भी एसपी से आपको ऑर्डर लेना मैंडेटरी है। बताओ भाई कितना मुश्किल है। हाँ है ना। चलो अब एक सेक्शन नंबर 17 ए भी आता है, प्रायर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पे क्या बोला है कि अगर अपराध केवल और केवल हमारा जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आएगा, ठीक है, प्रायर अप्रूवल, तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया, मैजिस्ट्रेट से भी ऑर्डर ले लिया, चलो जी ठीक है। फिर भी अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कर रहे हो तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट का है तो उनसे, या कंपिटेंट अथॉरिटी का है तो उनसे, तब जाके आपकी इन्वेस्टिगेशन आप ले पाओगे। अब खुद सोचो, मेरे पास अगर कोई आरोप आता है कि एक फला पब्लिक सर्वेंट ने अपना क्या करा है जी, रिश्वतखोरी करी है, तो मैं जानता हूं ना भाई कितना ज्यादा बैरियर मेरे को क्रॉस करने पड़ेंगे। पहले मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, फिर मैं डायरेक्टर तो हूं नहीं सीबीआई का, तो मैं डायरेक्टर के साहब के पास जाऊंगा, डायरेक्टर साहब इन्वेस्टिगेट करो। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टर को सीधा ऑथराइज कर दिया तो डायरेक्टर भागा भागा जाएगा इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास अप्रूवल लेने के लिए, फिर जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। देख रहे हो आप मेरी बात? मेरी बात नहीं, मतलब कानून को देख रहे हो ना, तो ये बात है। अब उसके बाद भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अब लेटर डालोगे ना भाई, अब स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारा ही वेट थोड़ी ना करिए, अच्छा बाबू जी आप आओगे अप्रूवल लेने के, तो हम सिग्नेचर करने थप्पा लगाने बैठे ही थे आपको, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे भी बोला है कि अप्रूवल ये जो अथॉरिटीज है ये मिनिमम 3 महीने के अंदर अंदर देगी, नहीं देती है तो 1 महीने तक चलो और एक्सटेंड कर दोगे। इसके रिगार्डिंग एक सेक्शन 218 बीएनएसएस के अंदर एक सेक्शन है जिसमें बोला है कि भाई अगर कोई भी चीज में आपने अप्रूवल अगर सरकार से मांगा होता है और सरकार 120 दिनों के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं देती है तो इसको डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग ये नया लॉ आया है। अब ये जो सेक्शन है ना पीसी एक्ट के लिए, अभी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये जो सैंक्शन वाली बात है, अप्रूवल वाली बात है, तो इसमें सेक्शन 218 बीएनएसएस एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी 2-3 साल और लगेंगे इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आने में, याद रखना ठीक है। अभी नहीं आया बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो भाई हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। चलो, और ये क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन का अप्रूवल आपको लेने की जरूरत इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उन केस में नहीं है, अगर रेड हैंडेड पकड़ना चाहते हो ऑन द स्पॉट वाले, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बस ये बात को याद रखना, ठीक है। तो सेक्शन 17 में क्या करने के लिए बोला है, मैं सेक्शन 17 में बोला है भाई अब अप्रूवल ले लो मैजिस्ट्रेट का, मैजिस्ट्रेट अप्रूवल दे देता है तो सीबीआई का डायरेक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा, मेट्रोपोलिटन एरियाज में एसीपी, या नॉन मेट्रोपोलिटन एरियाज में कौन अधिकारी कौन होंगे, डीएसपी होंगे, ठीक है। चलो, स्टेट गवर्नमेंट बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी ऑथराइज कर सकती है डायरेक्टर साहब को, ठीक है। और क्लॉज प्रोविजन नंबर 2 में बोला हुआ है कि अगर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी वाला इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हो तो भाई आपको किसका अप्रूवल लेना जरूरी है, मैंडेटरी है एसपी साहब का। 17A में हमने बात करी है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह रही है भाई हम पागल है, हमने अपने बंदों को अपॉइंट करके रखा, तुम हमारे बंदों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो तो हमसे तो पूछ लो, तो हमसे पूछने के लिए आओगे तो हम 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब देंगे। इसके लिए सेक्शन 218 बीएनएसएस क्या कहता है, 4 महीने में जवाब नहीं दिया तो मान लेंगे आपने जवाब दे दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो, और जवाब लेने की जरूरत कब नहीं है, जब आप वो रेड हैंडेड वाली बात आती है। सेक्शन 18 बात करता है कि अगर जो अधिकारी मतलब जो एसीपी होंगे, डायरेक्टर साहब होंगे या एसीपी साहब होंगे या डीएसपी साहब होंगे, ठीक है, या एसपी साहब होंगे ऑर्डर देने के लिए, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए किसी की भी बैंक को बुक को टटोला जा सकता है, अकाउंट्स बुक को टटोला जा सकता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के अपने पास रख सकते हैं, सब पावर दे रखी है सेक्शन 18 में। 18A बात करता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के बारे में, वही घिसी पिटी बातें जो हमने पहले भी पढ़ी थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो पहले बात, अच्छा मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 5 क्लॉज 6, ठीक है, तो यार रखना सेक्शन 5 क्लॉज 6 को ना 18A के साथ भी पढ़ लेते हैं, वैसे याद करने वाली बात है नहीं बट स्टिल। फिर 19 बात करता है, 19 बात करता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, कि आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अप्रूवल लिया था 17A में या 17 में, कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, सब कुछ कर लिया, चार्जशीट पूरी तैयार हो चुकी है, अब वो चार्जशीट पर ट्रायल में जानी है। अब ट्रायल शुरू करने के लिए आपको सैंक्शन लेना जरूरी है। कब लेना जरूरी है, याद रखना सेक्शन 19 केवल और केवल कब लागू होगा, जब पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आरोप लगता है। याद रखना, पब्लिक सर्वेंट, सारे ही पब्लिक सर्वेंट है,
पब्लिक सर्वेंट, बट याद रखना सेक्शन 8 में हमने जो बात करी थी ना, सेक्शन 8 हो गया, 9 हो गया, कंपनी वंपनी हो गई, 8 में जो आम आदमी पैसे दे रहा है उनके ऊपर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। केवल पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपने केस दर्ज करा तब आपको सैंक्शन लेना जरूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए। सेक्शन 90 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, याद रखना। अब एक बात बताओ, सैंक्शन अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आरोप कब कब लगाए थे? हमने कहा था सेक्शन 7 में पब्लिक सर्वेंट की गर्दन पकड़ी थी हमने। 7A के अंदर तो टाउट वगैरह थे, वो तो आम आदमी हो गए। सेक्शन 8 में भी आम आदमी हो गया, सेक्शन 9 में भी आम आदमी हो गई, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 10 में भी आम आदमी हो गया, सेक्शन 11 में फिर पब्लिक सर्वेंट की हमने गर्दन पकड़ी थी। फिर 12 में हमने अबैटमेंट पढ़ा था। सेक्शन 13 में फिर पब्लिक सर्वेंट की हमने गर्दन पकड़ी थी, हाँ है ना। सेक्शन 13 बस। 14 में आप समझते हो हैबिचुअल ऑफेंडर, 15 में अटेम्प्ट भी फिर हमने गर्दन पकड़ी थी, तो वही अपराध लिखे हुए हैं। तो अगर सेक्शन 7, 11, 13 और 15 के रिगार्डिंग अगर आपको सैंक्शन चाहिए प्रोसिक्यूशन के लिए, तो आपको जो अधिकारी है जहां पे अपॉइंट है उसके अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अगर एम्प्लॉय है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट्स इट। और अगर फिर भी डाउट आता है कि भैया कौन सैंक्शन देगा, कौन सी अथॉरिटी सैंक्शन देगी, तो इस सेक्शन 19 के क्लॉज 2 में आई गेस लिखा हुआ है, ठीक है, 2 या 3 क्लॉज होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी रिमूव करने की पावर रखती है ना, निकालने की पावर रखती है उस पब्लिक सर्वेंट को, तो वो सैंक्शन देने की भी पावर रखती है। बात खत्म, ठीक है। और जो भी कन्विक्शन, अगर कोई भी जज साहब ने कन्विक्शन दे दी है और बाद में पता लगता है अरे सैंक्शन में तो कोई डिफेक्ट था, तो भैया कोई रिवर्स नहीं होगी अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस आप शो नहीं करते हो, ठीक है। ठीक, एक ना 2018 में, ये 2018 की एक अमेंडमेंट डाली गई थी। 2018 की एक अमेंडमेंट, मैंने बोला था ना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में बनाया गया था, एक अमेंडमेंट लाई गई थी। तो अमेंडमेंट ने ये बोला कि मान लेते मैं एक आम आदमी हूं, मैं गया दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने, सरकारी दफ्तर वाला जो पब्लिक सर्वेंट मुझे वैसे मेरे से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, तो मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया, यानी सेक्शन नंबर 8 में मैंने कोई अपराध नहीं करा। लेकिन सेक्शन 7 में अपराध मांगना, रिश्वत मांगना भी अपराध है मैंने बता रखा, तो उसने तो सेक्शन 7 का अपराध कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने क्या करा, मैजिस्ट्रेट के पास में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी। मैजिस्ट्रेट जो है ना, मेरी कंप्लेंट को बिना सुने बिना देखे बस एक मोटे मोटे पॉइंट पे डिसमिस नहीं कर सकते कि भाई साहब आयुष आप आम आदमी, आपने सैंक्शन पहले क्यों नहीं लिया है, इस आधार पे मेरी कंप्लेंट को डिसमिस एज पर सेक्शन 226 ऑफ बीएनएसएस के तहत नहीं करा जाएगा। ये 2018 में बोला। तो जज साहब मुझे ऑर्डर करेंगे कि जाओ आयुष, अब आप जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके सैंक्शन मांगिए। तो मैं अब फिर कोर्ट के ऑर्डर मेरे पे एक हथियार होगा पूरा कि मैं अब अथॉरिटी के पास जाऊंगा सैंक्शन मांगने के लिए। अब अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है। फिर इस अथॉरिटी के पास एक और पावर है कि ये 3 महीने या से लेकर या 1 महीने में 1 महीने का और एक्सटेंशन मेरे को जो है सैंक्शन ग्रांट करेगी। और फिर सेक्शन नंबर 218 बीएनएसएस भी एप्लीकेबल हो जाता है, डीम्ड सैंक्शन वाली बात। फिर मैं सैंक्शन लेने के बाद फिर मैजिस्ट्रेट के पास आऊंगा, फिर अपना नॉर्मल केस चलाया जाएगा। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है या नहीं? सिंपल है नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। अगर यहां तक आपने चीजें समझ ली ना, टिप्स पे याद कर ली, इसके अलावा तो नॉर्मल सी जर्नी है ये, देखो इसके बाद कुछ भी नहीं है। सेक्शन नंबर 20 कहता है कि भाई एक बार ये अपराध आया है जज साहब के पास और ये प्रूव हो चुका है कि पब्लिक सर्वेंट ने रिश्वतखोरी करी है, तो जज साहब मान लेंगे कि हाँ भाई तुम रिश्वतखोर हो, तुमने अपराध करा है। अब पब्लिक सर्वेंट भाई तुम्हारे पर प्रिजम्पशन है रिबट करने की, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो प्रिजम्पशन होती है सेक्शन 20 में, क्या वो रिबटेबल होती है? बिल्कुल होती है। सेक्शन 21 कहता है कि जो अपराधी है, एक्यूज है, क्या वो अपना खुद का ही विटनेस बन सकता है, कंपिटेंट विटनेस बन सकता है? बिल्कुल, लेकिन वो अपनी खुद की रिक्वेस्ट पे बनेगा, कोई इसे जबरदस्ती कटघरे में अपने खिलाफ नहीं खड़ा करेगा, याद रखना, ठीक है। मतलब मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरे ऊपर आरोप लगा मैंने रिश्वतखोर करी और मैं अपने अपराध के खिलाफ ही खुद का विटनेस बन जाऊं, बट मेरी रिक्वेस्ट से अगर मैं करना चाहता तो बन सकते हो। तो मेरे से जो मेरे प्रीवियस अपराध है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मेरा बैड कैरेक्टर प्रूव नहीं करोगे अनलेस मैं गुड कैरेक्टर प्लीड ना करूं। अब मेरे को एक बात बताना, ये चीज ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां पे मेंशन है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी चीज कहां पे मेंशन है आप लोग मुझे बताओगे? लिखा तो नहीं है ना मैंने सेक्शन? हाँ नहीं लिखा। सेक्शन 22 कहता है कि जहां बीएनएसएस एप्लीकेबल होना चाहिए वहां एप्लीकेबल होगा। डिफेंस विटनेस के बारे में बात करी हुई है कि डिफेंस विटनेस का जब टाइम आएगा तो वो लिस्ट ऑफ द विटनेस पहले कोर्ट में देगा, ठीक है। और कोई एडजमेंट नहीं मिलेगा, जैसा मुझे आपके दिए गए आदेश की ना रिवीजन फाइल करनी है तो मुझे एडजमेंट दे दीजिए, इस चीज के लिए एडजमेंट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 22 में बोला है। सेक्शन 23 में बस सिंपल सी बात बोल रखी है कि जब भी मैंने बताया था सेक्शन 13 के साथ में हम सेक्शन 23 भी पढ़ते हैं, सेक्शन 17 भी पढ़ते हैं। तो सेक्शन 13 में बोला है कि जो भी अपराध है ना, 1 साल के अंदर जितनी गबन आपने करा है, रिश्वतखोरी करी है, बस उसके बारे में 1 साल के वाली बात बताओ। ये 1 साल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन 24 ओमिटेड है। सेक्शन 25 कहता है कि जो बीएसएफ, एनएसजी, जो बड़े बड़े कानून हैं,
तो वो भी लगेंगे और पीसी एक्ट भी चलता रहेगा और इनके ये कानून भी अपना एप्लीकेबल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, रुकावट नहीं है। सेक्शन 26 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पेशल जज, ये कुछ भी नहीं, 1952 में जब कोई जज साहब थे और ये कानून आ जाने के बाद ये जज साहब रहेंगे भाई, रहेंगे, बस ये बात बोलिए। सेक्शन 27 मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई अपील रिवीजन फाइल करनी है तो हाई कोर्ट में होगी। सेक्शन 28 बात करता है कि जो पीसी एक्ट है वो इन एडिशन टू दी अदर लॉज है। सेक्शन नंबर 29 बात करता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, वही बात है मैंने जो पहले भी बताया था, ठीक है, सेक्शन 5 क्लॉज 6 में भी बताया था ना, ठीक है, और सेक्शन नंबर 18A में भी बताया था, ठीक है। और सेक्शन 29A बात करता है, जो मैंने सबसे पहले क्लास जो इंट्रोडक्शन में ये सेक्शन लिखा हुआ था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बनाना चाहे तो बना सकती है, बिल्कुल। सेक्शन 30 बात करता है कि पीसी एक्ट 947 रिपील्ड हो गया है जब ये कानून लागू हुआ। सेक्शन 31 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बस, ये संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से सेक्शन 161 से लेकर 165 कैपिटल ए, ये जो आईपीसी की धाराएं थी उसको रिमूव कर दिया था, ये बात सेक्शन 31 के अंदर भी लिखी है। और सेक्शन 6 जनरल क्लॉजेस एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। बस हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 खत्म हो चुका है। अब मुझे बताइए सभी लोगों को मजा आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बताओ, सिंपल सा कानून है, बस यही बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो, अब मैं दोबारा वो सारे के सारे सेक्शन नहीं बोलूंगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा कि सर ये बार बार क्या करा रहे हो, ठीक है। तो आप ये जब मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोग आंखें बंद करके सेक्शन नंबर 1 से लेके 31 तक ऐसे ही टिप्स पे आप लोग अपना रिवाइज करोगे। जहां भी अटकते हो वहां पे वीडियो दोबारा ओपन करके पीछे चले जाना कि क्या लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर, दैट्स इट। इतना तो काम कर लोगे यार, इतना काम कर लोगे, आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। जो सवाल गलत करने वाले थे वो गलत करने से बच जाओगे, दैट्स इट। और भी कुछ रेफरेंस या कोई भी ओवरव्यू या जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, आपके अंदर कोई मन की बात हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर बस कर देना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।